अच्छा, चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड ये क्लास जो है वो आपके सैलरीज़ के ऊपर है। हम लोग सैलरी को क्या समझते हैं, सैलरी कहाँ पे है, किस तरह से सैलरी इनकम चार्जेबल होती है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना है। चार्जेबिलिटी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों को क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछता है कि कौन सा इनकम किस हेड में चार्जेबल होगा। एंड ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि इनकम फ्रॉम सैलरीज़, ये आपका एक हेड ऑफ इनकम है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज़। इनकम फ्रॉम सैलरीज़ में सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, आपने पूछा भैया इसकी चार्जेबिलिटी कहाँ है, कि कब इनकम इसमें चार्जेबल होता है। मैंने कहा इनकम इसमें चार्जेबल तभी होगा ओनली इफ पेयर एंड पेई has a relation of employer and employee। मतलब जो दे रहा है और जिसको पैसा मिल रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। कहाँ लिखा है ये चीज़, सेक्शन 15 में, ठीक। अकाउंटिंग सेक्शन 17, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरीज का अकाउंटिंग के बारे में बताया कि कैसे होता है इसका अकाउंटिंग। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे हम की कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। सबसे पहला भैया, इनकम अंडर सैलरी इज चार्जेबल ऑन कैश और एक्रूअल बेसिस। आपने बोला दोनों में से कौन सा, मैंने कहा विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये है कि भैया मान लीजिए आपका सैलरी, आप नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉयड पूरा मार्च काम करते हैं और आपको सैलरी कब मिलता है, 1 अप्रैल को। आपको मार्च का सैलरी कब मिलने वाला था, ये रिसीव हुआ है, ठीक है। तो किस दिन टैक्सेबल होगा, 1 अप्रैल। बट मान लो अगर मार्च की सैलरी आपको 29 मार्च को ही मिल जाती एडवांस, तो तभी टैक्सेबल हो जाती। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि उनका इनकम बहुत बढ़ गया है और वो 2.5 लाख के स्लैब को क्रॉस कर जाएंगे, वो अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि सर एक काम कीजिए, अब 2-3 महीने का सैलरी मत दीजिएगा। मतलब उससे क्या होगा, बोला अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं दिखेगा, हम 2.5 लाख के नीचे रह जाएंगे, अगला साल आपसे वो सैलरी ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कैश और एक्रूवल बेसिस विचएवर इज अर्लियर। अगर एक्रू पहले हो गया, रिसीव नहीं हुआ है, अगर सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है अभी भी, तो भी चार्जेबल होगी, अगर प्री रिसीव्ड हो गई तो भी चार्जेबल होगी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। दूसरा जो मैंने कहा ना कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, मतलब ER-EE रिलेशंस होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे कुछ चीज़ें आप देखिएगा, लाइक, ठीक है, MP को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो क्या आप सैलरीज में लिख सकते हो। मैं आपने पूछा कि भैया MP और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, मैंने कहा नहीं, ये कौन है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में। तो आपने कहा तब तो भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं हुआ, मैंने बोला नहीं, मतलब इसका इनकम कहाँ चल जाएगा। याद रखिएगा, जिसका इनकम किसी भी हेड में नहीं जा सकता उसका इनकम कहाँ जाता है, IOS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैंने आपसे पूछा कि भैया एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, आपने बोला कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भैया ये स्पेशल मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ था, इसलिए आया हुआ था स्पेशल मीटिंग अटेंड करने के लिए, इसका इनकम कहाँ चार्ज होगा, IOS, ठीक, कहाँ पर, IOS। उसी तरह से आर्टिकल क्लर्क का पैसा IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जो हम लोग को यहाँ से मेन चीज़ पढ़नी है, इसको जान लेने के बाद मैं अब आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो क्या है, वो है सबसे पहली टॉपिक, हम पूरे सैलरीज को है ना
कुछ पोर्शंस में पढ़ेंगे। हम पूरे सैलरीज को कुछ पोर्शन में पढ़ रहे हैं। ये पोर्शंस क्या क्या होगा? सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक, ठीक। दूसरा होता है डीए। तीसरा जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अच्छा नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? वो हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, ठीक। इसके बारे में, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे अलाउंसेस के बारे में। ऑल्दो डीए जो होता है ना, ये डीए ये भी इस अलाउंसेस का ही हिस्सा होता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पर्क्स के बारे में। किसके बारे में? पर्क्स के बारे में, कि पर्क्सिट्स क्या होते हैं, ठीक। हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है और ये कैसे चलते हैं और किस तरह के होते हैं वो हम लोग को डिसाइड करना है अभी। क्लियर? तो आप लोग देखिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट है। सबसे पहले भैया बेसिक पेमेंट जो भी दिया रहेगा ना आपको, वो हमेशा क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। इस पे गवर्नमेंट हमेशा टैक्स लेता है। एंड डीए ये भी फुल्ली टैक्सेबल, मतलब हमेशा इस पे टैक्स लगेगा। अगर वो अलग बात है कि ये दोनों ऐड होने के बाद अगर 2.5 लाख के नीचे रह गया तो फिर टैक्स भी हो जाएगा, बट इनिशियली टैक्सेबल रहता है, ठीक। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आज हम लोग इसके साथ स्टार्टअप करेंगे। हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला, इसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी। दूसरा, इसे हम कहते हैं पेंशन। तीसरा, ठीक, इसे हम कहते हैं लीव सैलरी। ठीक। एक और होता है एलटीसी बोलते हैं उसे, लीव ट्रैवल कंसेशन। उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, वो तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही होता है, तो उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम नहीं लिख रहे इसके। क्लियर आप लोगों को ये चीज़? ठीक, याद रखिएगा, दिस ग्रेच्युटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A and this is covered under section 10 subsection 10AA। सीक्वेंस में ये 3 1 2 3 मैंने जिस ऑर्डर में लिखा ये एक्चुअली भी उसी ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, किस तरह से काम करती है, क्लियर है?